नमस्कार। इन विशेष समाचारों में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं जया सिन्हा, मेरे साथ हैं दीपाली। शुरुआत करेंगे इस वक्त की सुर्खियों के साथ। मोदी सरकार देश भर में कनेक्टिविटी पर दे रही है जोर। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में कैबिनेट ने राजस्थान के कोटा बूंदी में ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे के विकास को दी मंजूरी। उड़ीसा में 6 लेन प्रवेश नियंत्रित राजधानी क्षेत्र रिंग रोड भुवनेश्वर बाईपास पर भी सहमति। उपराष्ट्रपति चुनाव में इंडी गठबंधन के उम्मीदवार होंगे सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी। एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन से होगा मुकाबला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों से देश की अर्थव्यवस्था तेज रफ्तार पर। कांग्रेस को घेरते हुए भाजपा ने कहा, ग्लोबल रेटिंग एजेंसियों के बीच भारत का आउटलुक बेहद पॉजिटिव। अमेरिकी टैरिफ के बावजूद भारत की विकास दर 6.4% रहने का अनुमान। भारत चीन सीमा मुद्दे पर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और चीन के विदेश मंत्री के नेतृत्व में विशेष दल की बैठक। एनएसए ने कहा, सीमा पर शांति और स्थिरता कायम। द्विपक्षीय संवाद हुए अधिक सार्थक। चीन के विदेश मंत्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी करेंगे मुलाकात। और महिला क्रिकेट विश्व कप के लिए हरमनप्रीत की अगुवाई में भारतीय टीम की घोषणा। वहीं एशिया कप के लिए सूर्य कुमार यादव के नेतृत्व में टीम इंडिया का ऐलान। शुभमन गिल को बनाया गया उप कप्तान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में आज कई अहम फैसले लिए गए हैं। केंद्रीय कैबिनेट ने कुल 9,814 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को अपनी मंजूरी दे दी है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट में लिए गए इन फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि कैबिनेट ने राजस्थान के कोटा बूंदी में एयरपोर्ट बनाने को मंजूरी दी है। कोटा बूंदी एयरपोर्ट की 2 मिलियन पैसेंजर प्रति वर्ष की क्षमता होगी। इस ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे के विकास में 1,507 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत आएगी। राजस्थान में कोटा बूंदी नया एयरपोर्ट बनेगा 1,507 करोड़ रुपए से। ये आप देख रहे हो, पिछले कई वर्षों में जो एयरपोर्ट की डिमांड बढ़ती जाती थी वो इन पिछले 11 वर्षों में पूरी हुई है। उसमें उस कड़ी में एक ये नया एयरपोर्ट जुड़ रहा है। कोटा, जैसा आप सब जानते हो, इंडस्ट्रियल हब भी है, एजुकेशन हब भी है और देश भर से छात्र, एजुकेशन से रिलेटेड जितने भी लोग हैं वो सब के सब कोटा लगातार जाते हैं, चाहे ट्रेन से हो चाहे फ्लाइट से हो। तो कोटा के लिए डिमांड लंबे समय से एक अच्छे बड़े मॉडर्न एयरपोर्ट की डिमांड रही है और बूंदी और कोटा एक तरीके से करीब करीब आज एक पूरा इकोसिस्टम वहां पे बन गया है। एग्जिस्टिंग एयरपोर्ट बहुत छोटा सा है, पुराना है, उसको मॉडर्नाइजेशन किया गया है और अब एक ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, नया एयरपोर्ट बनेगा, कोटा बूंदी एयरपोर्ट। वहीं कैबिनेट ने कटक और भुवनेश्वर के बीच 6 लेन एक्सेस कंट्रोल रोड को भी मंजूरी दी है। इस परियोजना पर 8,307 करोड़ रुपए की लागत आएगी। कटक और भुवनेश्वर का एक 6 लेन एक्सेस कंट्रोल्ड रिंग रोड बनेगी 8,307 करोड़ रुपए की। बहुत ही मॉडर्न हाईवे एक्सप्रेस वे की तरह का ये बनेगा, एक्सेस कंट्रोल्ड होगा फुली। कटक भुवनेश्वर दोनों ही आप देखोगे कोलकाता से चेन्नई का जो NH16 है इसके ऊपर दोनों अवस्थित है। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल का जो NH16 का हिस्सा कटक और भुवनेश्वर के बीच में से निकलता है। ऑब्वियसली वहाँ पे काफ़ी कंजेशन है, तो लंबे टाइम से एक डिमांड थी कि इसकी एक रिंग रोड बने जिससे कि ट्रैफिक का फ्लो एक अलग तरीके से ठीक से हो। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि 2014 में मोदी सरकार आने के बाद से देश में फंक्शनल एयरपोर्ट की संख्या दोगुनी हो गई है।
वहीं हवाई यात्रियों की संख्या में भी काफी इजाफा हुआ है और अब ये बढ़कर 3 गुना से भी ज्यादा हो गया है। 2014 तक भारत के आज़ादी से पहले से भी लेके 2014 तक मात्र 74 एयरपोर्ट्स थे भारत में, मात्र। इन 11 वर्षों में डबल से भी ज़्यादा होके 162 ऑपरेशनल एयरपोर्ट्स हो गए हैं और पैसेंजर्स हवाई यात्रा के माध्यम से जाने वाले जहां केवल 17 करोड़ के आसपास थे, 16.8 करोड़, वो आज 3 गुने, ऑलमोस्ट 2.5 टाइम्स से ज़्यादा, 41 करोड़ से ज़्यादा एयरपोर्ट में एयर ट्रैवल में पैसेंजर्स अभी हो गए। इंडी गठबंधन ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज बी सुदर्शन रेड्डी को उपराष्ट्रपति चुनाव में अपना उम्मीदवार बनाया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इसका ऐलान किया। बी सुदर्शन रेड्डी अपना नामांकन 21 अगस्त को दाखिल करेंगे। उनका मुकाबला एनडीए गठबंधन के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन से होगा। बी सुदर्शन रेड्डी सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश और गोवा के पहले लोकायुक्त रह चुके हैं। 1993 में बी सुदर्शन रेड्डी आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के एडिशनल जज नियुक्त किए गए। इसके बाद 2005 में वे गुवाहाटी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने थे। विपक्ष द्वारा उपराष्ट्रपति पद के लिए अपने उम्मीदवार के नाम की घोषणा करने को लेकर भाजपा सांसद गुलाम अली खटाना का कहना है कि वैसे विपक्ष को एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन का सपोर्ट करना चाहिए था, लेकिन विपक्ष ने उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार के नाम का ऐलान किया है, तो ये इंडी गठबंधन का अपना निर्णय है। कंसेंसस भी एक तरीकाकार है और जमहूरियत में, लोकतंत्र में अपोजिशन अपना कैंडिडेट खड़ा करते हैं, एक नॉर्मल बात है। लेकिन हमारे सीनियर लीडर और यूनियन मिनिस्टर राजनाथ जी ने कोशिश तो करी जी। विपक्ष द्वारा सुदर्शन रेड्डी को उपराष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार घोषित करने पर उड़ीसा के कटक से भाजपा सांसद भृतिहारी महताब ने कहा, सीपी राधाकृष्णन उपराष्ट्रपति पद के लिए एक अच्छे उम्मीदवार हैं। वे 3 राज्यों के राज्यपाल भी रह चुके हैं। उनमें सदन को अच्छे से वो चला सकते हैं। इंडी गठबंधन द्वारा एनडीए उम्मीदवार को समर्थन न कर दूसरे नाम की घोषणा करना कि ये सिर्फ विरोध के लिए विरोध है। It would have been better had the Vice President been elected uncontested. Mr. Radhakrishnan is a known face throughout the country and he has been governor of 3 major states like Telangana, Jharkhand and Maharashtra, and also Lieutenant Governor of Puducherry, and he has been a member of parliament for more than 10 years. He knows the intricacies of running the house. So in that respect, he is one of the best candidates which NDA has proposed, and perhaps tomorrow he is going to file his nomination. But after hearing what the India Alliance has done, I believe it is just opposition for opposition's sake. It will have no bearing on the election. अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए एक्सियोम 4 अंतरिक्ष मिशन के पायलट ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस दौरान उनके बीच काफी लंबी, विस्तृत और रोचक बातचीत हुई। इससे जुड़ा करीब 10 मिनट का वीडियो पीएम मोदी ने मंगलवार को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा किया। मुलाकात के दौरान शुभांशु शुक्ला ने अंतरिक्ष स्टेशन के अपने अनुभव पीएम मोदी से साझा किए। जब इतनी बड़ी यात्रा करके वापस पहुंचते हैं जी सर, काफी कुछ चेंज फील होता होगा। जस्ट मैं समझना चाहता हूँ वो किस प्रकार से अनुभव करते हैं आप लोग। सर जब ऊपर भी जाते हैं तो वहाँ का जो वातावरण है, एनवायरनमेंट है, वो अलग है, ग्रेविटी नहीं है। आप जाते हैं उसमें तो वो सीटिंग अरेंजमेंट वैसा ही रहता है, जो वैसे ही रहता है सर, और पूरे 23-24 घंटे उसमें निकालना पड़ता है। हाँ सर, लेकिन एक बार जब आप अंतरिक्ष में पहुंच जाते हैं तो आप सीट खोल के, अपना हार्नेस खोल के, आप उसी कैप्सूल में आप मूव अराउंड, आप जा सकते हैं, इधर उधर चीजें कर सकते हैं। इतनी जगह है उसमें? बहुत तो नहीं है सर, लेकिन थोड़ी बहुत है। मतलब आपका फाइटर जेट का कॉकपिट है, उससे तो ज्यादा अच्छा है। उससे तो ज्यादा अच्छा है सर।
बट पहुंचने के बाद सर काफी कुछ चेंजेस होते हैं, जैसे पूरा आपका हार्ट स्लो हो जाता है, तो वो कुछ बदलाव होते हैं और वो फिर लेकिन 4-5 दिन में बॉडी आपकी यूज टू हो जाती है, वहां आप नॉर्मल हो जाते हैं और फिर जब वापस आते हैं तो फिर वही दोबारा से वही सारे चेंजेस आप मतलब चल नहीं सकते वापस आते हैं, तो चाहे आप कितने भी स्वस्थ हो। मुझे बुरा नहीं लग रहा था, मैं ठीक था, लेकिन फिर भी जब पहला कदम रखा तो मैं मतलब गिर रहा था तो लोगों ने पकड़ रखा था मुझे, फिर दूसरा तीसरा, हालांकि मालूम है कि चलना है लेकिन वो ब्रेन जो है वो उसको टाइम लगता है सर वापस समझने में कि अच्छा अब ये नया एनवायरनमेंट है, नया वातावरण है। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है। बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के तहत जारी ड्राफ्ट मतदाता सूची पर दावा आपत्ति दर्ज कराने की प्रक्रिया में अब तक किसी भी राजनीतिक दल की ओर से आपत्तियां या दावे प्राप्त नहीं हुए हैं। चुनाव आयोग के मुताबिक 1 अगस्त दोपहर 3 बजे से 19 अगस्त सुबह 11 बजे तक आम मतदाताओं की ओर से कुल 52,275 दावे और आपत्तियां दर्ज कराई गई हैं। इनमें पात्र मतदाताओं का नाम जोड़ने और अपात्र नाम हटाने की मांग की गई है। इनमें से 1,765 मामलों का निस्तारण 7 दिनों के भीतर किया गया है। इसके अलावा अब तक 1,73,016 नए मतदाताओं ने फॉर्म 6 और घोषणा पत्र यानी कि डिक्लेरेशन फॉर्म जमा किए हैं। इनमें वे युवा शामिल हैं जिन्होंने 18 वर्ष या उससे अधिक आयु पूरी कर ली है। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर सैयद जफर इस्लाम ने कहा, भारत एक ऐसा देश है जो टैरिफ से सबसे कम प्रभावित होने वाला है। इसका क्या कारण है? आज हमारी GDP में स्थानीय उपभोग का योगदान 57 से 58% है। हमारी अर्थव्यवस्था पर भी जो प्रभाव है, जिस गति से ये आगे बढ़ रही है, उसके कारण ट्रंप टैरिफ का भारत पर बहुत व्यापक प्रभाव नहीं पड़ेगा। टैरिफ जो अभी अनाउंस हो चुका है, जो आप मीडिया में देख रहे हैं कि यूएस ने टैरिफ के बारे में ये बात की, वो बात की, भारत एक ऐसा देश है जिसको टैरिफ से सबसे कम इंपैक्ट होना। उसकी वजह क्या है कि आज जो लोकल कंजम्पशन है, आप GDP जो नंबर्स आते हैं उस पर जो कंट्रीब्यूशन जो है वो जो डोमेस्टिक कंजम्पशन का लगभग 57-58% है। अगर जिस तरह के मेजर्स जो हम ले रहे हैं, जैसे GST में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक बार कहा कि रैशनलाइजेशन लाएंगे दिवाली से पहले, अगर वो हुआ और जिस तरह से इंटरेस्ट रेट कट किया हमने, जिस तरह से रेट कट किया और जिस तरह से हमने इनकम टैक्स में कट किया, सब मिला दे अगर, तो लगभग 100 बेसिस पॉइंट का जो है स्टिमुलस मिल जाता है GDP में। उससे समझ में आता है कि चाहे कोई भी इंपैक्ट हो, हमारे अर्थव्यवस्था में जो जिस रफ्तार से चल रही है उसमें कमी नहीं आने वाली है। राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारतीय विदेश सेवा के 2024 बैच के प्रशिक्षुओं से भेंट की। भेंट के बीच प्रशिक्षुओं को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने राष्ट्रहित को सर्वोपरि माना। महामहिम ने कहा कि ये आपका उत्तरदायित्व है, आप देश के हितों की रक्षा करें। साल 2047 तक विकसित भारत बनाने के लक्ष्य को हासिल करने के व्यापक रणनीतिक उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए वैश्विक एजेंडे को सटीक स्वरूप प्रदान करें। महामहिम ने कहा कि ये आपका सौभाग्य है कि आपने अमृतकाल में अपनी सेवा की शुरुआत की है। You have all joined the Indian Foreign Service at the Amritkal, a time when India is playing its role as a leading power and effective player on the global stage. Today, India is an essential part of the solution for the world's main challenges, be it the issues stemming from disparity between the global north and south, dangers of cross-border terrorism, or the implications of climate change. मुंबई में लगातार बारिश हो रही है, इससे लोगों का जनजीवन प्रभावित हो रहा है। इस पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के कार्यालय ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा है कि मुंबई में बारिश का सिलसिला अब भी जारी है। आज तड़के 4 बजे से सुबह 11 बजे तक शहर में औसतन 150 मिलीमीटर से अधिक बारिश रिकॉर्ड की गई है। उपनगरों में ये मात्रा और भी अधिक रही।
मिठी नदी का जलस्तर 3.9 मीटर तक पहुंच गया है और कुर्ला के क्रांतिनगर में क्षेत्र से 350 नागरिकों को सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरित किया गया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस लगातार स्थिति की निगरानी कर रहे हैं, जबकि मनपा आयुक्त भी हालात पर करीबी नजर बनाए हुए हैं। और दिल्ली में यमुना नदी के जलस्तर बढ़ने के कारण आसपास के इलाकों में पानी आ गया है, जिसके कारण स्थानीय लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस बीच मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी यमुना बाजार पहुंची और प्रभावित लोगों से मुलाकात उन्होंने की, उनका हालचाल जाना, साथ ही शासन प्रशासन के पुरजोर सहयोग मिलने का आश्वासन दिया। सीएम रेखा गुप्ता ने आश्वासन दिया कि कंट्रोल रूम से लगातार हालात की निगरानी की जा रही है। राहत और बचाव दल पूरी मुस्तैदी के साथ तैनात है ताकि हर स्थिति से निपटा जा सके। वहीं यमुना नदी में लगातार जलस्तर घट रहा है। खबर हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले से, जिसके पधर उपमंडल के तहत आने वाली दुर्गम चौहार घाटी में बीती रात और आज सुबह हुई भारी बारिश के कारण काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। घाटी की 2 पंचायतें अधिक प्रभावित बताई जा रही हैं, जिसमें शिल्ह, बुधाणी और तरस्वाण शामिल हैं। जानकारी के अनुसार 6 फुट ओवर ब्रिज, एक वाहन, एक दुकान पानी के तेज बहाव में बह गई है। साथ ही और सैकड़ों बीघा जमीन को नुकसान पहुंचा है। यहां लोगों को करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। गनीमत ये रही कि इस आपदा में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। और लोकसभा में भारतीय प्रबंधन संस्थान संशोधन विधेयक 2025 पारित हो गया है। इस विधेयक से गुवाहाटी में भारतीय प्रबंधन संस्थान की स्थापना का मार्ग प्रशस्त हो गया है। अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल केटी पटनायक ने आज विधानसभा के स्वर्ण जयंती समारोह के स्मारक स्तंभ का अनावरण किया। इस खास मौके पर उन्होंने विधानसभा के समृद्ध इतिहास को प्रदर्शित करने वाली फोटो प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया। राज्यपाल ने मुख्यमंत्री पेमा खांडू और मंत्रिमंडल के सदस्यों के साथ मिलकर राज्य की 5 प्रमुख नदियों कामेंग, सुबनसिरी, सियांग, लोहित और तिरप से इकट्ठा किए गए जल और पत्थर विधानसभा परिसर में स्थित यूनिटी एक्वेरियम में डाले। इस ऐतिहासिक अवसर पर राज्य के पूर्व मुख्यमंत्रियों, विधानसभा अध्यक्षों और उपाध्यक्षों को भी सम्मानित भी किया गया। I deem it a profound honor to unveil the commemorative pillar of the Golden Jubilee celebrations of this August House earlier in the evening. This pillar is not just stone and mortar, it is a living testimony to 50 years of resilience, vision and democratic spirit. It's a rare privilege for me to meet the former senior members of the Assembly, including our respected chief ministers, speakers, who carried the torch of leadership with lot of grace and strength. भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने पूरी तरह भारत में निर्मित एक पोर्टेबल हैंडहेल्ड डिवाइस सेरेबो को बनाया है, जो सिर में होने वाली गंभीर और जानलेवा ब्रेन इंजरी और आंतरिक रक्तस्राव का पता मात्र 2 मिनट में लगा सकता है। ये तकनीक आपातकालीन स्थितियों में मौतों और गंभीर जटिलताओं को बड़ी संख्या में कमी ला सकती है। यह अत्याधुनिक डिवाइस, जो आकार में हेयर ड्रायर जैसा दिखता है, ICMR मेडिकल डिवाइस एंड डायग्नोस्टिक्स मिशन सेक्रेटरीट, एम्स भोपाल, निमहंस और बायोस्कैन रिसर्च के सहयोग से विकसित किया गया है। MRI और CT स्कैन मशीन की तुलना में ये डिवाइस काफ़ी छोटा और सस्ता है। जहां इन मशीनों की लागत करोड़ों में होती है, वहीं सेरेबो की कीमत लगभग 15 लाख रुपए है। सेरेबो मशीन नियर इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी तकनीक पर आधारित है और लर्निंग एल्गोरिथम से लेस है, जो 2 मिनट में ब्रेन ब्लीड और सूजन का पता लगा लेते हैं। आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 के लिए हरमनप्रीत कौर के नेतृत्व में भारतीय टीम का ऐलान कर दिया गया है। इंग्लैंड के साथ वनडे सीरीज में शानदार प्रदर्शन करने वाली पेसर क्रांति गौड़ को महिला वनडे वर्ल्ड कप की टीम में शामिल किया गया है। इसके साथ ही अपनी फिरकी का जादू बिखेरने वाली
श्री चरनी को भी वनडे महिला वर्ल्ड कप का टिकट मिला है। ये दोनों ही युवा खिलाड़ी पहला महिला वनडे विश्व कप खेलते हुए नजर आएंगी। भारतीय टीम में ऋचा घोष और यास्तिका भाटिया के रूप में 2 विकेट कीपर बैटर्स को जगह दी गई है। महिला वनडे वर्ल्ड कप की शुरुआत 30 सितंबर से होगी। स्मृति मंधाना टीम की उप कप्तान होंगी। इनके अलावा टीम में हरलीन देओल, दीप्ति शर्मा, जेमिमा रॉड्रिक्स, रेणुका सिंह ठाकुर, अरुंधति रेड्डी, ऋचा घोष, क्रांति गौड़, अमनजोत कौर, राधा यादव, श्री चरनी, यास्तिका भाटिया और स्नेह राणा को भी जगह मिली है। बीसीसीआई ने एशिया कप 2025 के लिए टीम का ऐलान कर दिया है। भारतीय टीम के कप्तान सूर्य कुमार यादव होंगे, जबकि शुभमन गिल उप कप्तान की भूमिका में होंगे। इनके अलावा भारतीय टीम में अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, जितेश शर्मा, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव, संजू सैमसन, हर्षित राणा और रिंकू सिंह को शामिल किया गया है। तो दोनों ही टीमों का ऐलान कर दिया गया है। इसी के साथ इन विशेष समाचारों में फिलहाल इतना ही। मुझे और दीपाली को दीजिए इजाजत। नमस्कार।